ने भी व्यक्त किया। सबों को अपने जमीन पर जो दौलताबाद करते आ रहे थे, अपने परिवार को भरण पोषण उस जमीन से करते आ रहे थे, उस जंगल में रहने वाले तमाम लोगों को रेकर्ड्स ऑफ राइट के अंतर्गत अधिकार दिया गया। माने 1872 के बाद जो सेटलमेंट शुरू हुआ, तो प्रथम सेटलमेंट हमारा वुड सेटलमेंट भी, दूसरा हुआ मैकफर्सन और तीसरा हुआ डेंजर सेटलमेंट। अभी वर्तमान सेटलमेंट में चल या रिवीजन सेटलमेंट। माने 1872 के सेटलमेंट रेगुलेशन के बाद फिर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1855 के एक्ट के तहत यह संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 का निर्माण बना। संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन के तहत हमें अधिकार दी गई। उसके अंतर्गत नाय की गुरेज जोग मांझी हो, हमारे ग्राम प्रधान को एक प्रशासनिक अधिकार, गांव में फैसला करने, यानी ग्राम स्वराज की स्थापना, एक तरह से ग्राम स्वशासन की व्यवस्था हमारा कहीं न कहीं कि हर जगह से उल्लेखित। 1893 के बाद यह हमारा जब दो तरह की व्यवस्था थी, एक सिविल कोर्ट का और एक दूसरा था पारंपरिक कोर्ट। यहाँ जैसे हम लोग रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत आते थे, एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट का, जिसमें एसडीओ से लेकर के ऊपर का कमिश्नर तक का कोर्ट हुआ करते थे। के अंतर्गत अनेक सब्जेक्ट से लेकर के आपका डिस्ट्रिक्ट जज था और उसका मॉनिटरिंग होता था हाई कोर्ट का, जिसमें हाई कोर्ट भी आते थे सिविल। ये 1887 का उड़ीसा, आगरा, बंगाल और आसाम सिविल कोर्ट एक्ट के तहत ये कोर्ट चली आ रही है। इसके बाद लगा कि संथाल परगना में और यहाँ जो है इस व्यवस्था को दुरुस्त करना है और केस अगर जितने भी वाद या विवादित होता है उसका निपटारा जल्द हो। इसके लिए 1946 में आपका संथाल सिविल रूल्स का निर्माण किया और संथाल सिविल रूल्स के अंतर्गत उसमें उसके धारा 26 में लोकल ट्राइबल काउंसिल का भी जिक्र है। लोकल ट्राइबल काउंसिल जिसका अध्यक्षता परगने क्या करते थे। यानी कहने का मतलब संथाल परगना में हमारे दो तरह का क्षेत्र, एक था परगने की व्यवस्था और एक था यानी एक दामिनी इको क्षेत्र कहलाता था और एक है नन दामिनी इलाका। तो हम पहले संथाल परगना में दामिनी इको क्षेत्र में पड़ने वाले जो इलाका है, पूर्ण रूप से हमारा दुमका जिला के 2 प्रखंड पड़ते हैं, काठीकुंड और गोपीकांड। यह दामिनी को क्षेत्र में और पाकुड़ संपूर्ण जिला और साहबगंज संपूर्ण जिला और गोड्डा जिला के 2 प्रखंड दामिनी को क्षेत्र में सुंदर पहाड़ी और बुआरी जो है, जहाँ परगने की व्यवस्था। जब 1937 में एक कमेटी जहाँ बनी थी, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी, और उस कमेटी का रिपोर्ट के आधार पर 1938 में रिपोर्ट सबमिट किया और उस रिपोर्ट में सबमिट करने के बाद परगने की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और सबसे बड़ी माना तो ग्राम प्रधानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसके लिए एक्ट और यह संथाल परगना में
कोई कास्ट कार्य अधिनियम नहीं था कि सेटलमेंट रेगुलेशन थी, लेटर्स ऑफ राइट था, लेकिन कास्ट कार्य अधिनियम नहीं थी। तो वही उसका अनुशंसा किया गया था कि यहाँ एक कास्ट कार्य अधिनियम होना चाहिए। तो 1938 का जो संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट है, जिसके तहत संथाल परगना कार्य अधिनियम 1949 बना, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि भारत का एक लौता कानून है संथाल परगना कास्ट कार्य अधिनियम, जिसमें अपने जमीन को न दान दे सकते हैं, न बेच सकते हैं, और न मॉर्गेज में लगा सकते हैं किसी को। न दान देने का अधिकार है, न बेचने का, न खरीदने। नो सेल, नो गिफ्ट, नो लीज, यानी लीज में देने का भी प्रावधान नहीं है। और इसीलिए करके ये एक्ट बना था। इसके पीछे कारण वही था कि जब प्रथम सेटलमेंट हुई थी, वुड सेटलमेंट, उसमें रेंट एविक्शन में बहुतों का जमीन चला जाता। दूसरा हुआ मैकफर्सन में, उसमें भी रेंट एविक्शन में जमीन चला जाता। तीसरा आया गेंजर सेटलमेंट, इसमें भी हजारों एकड़ जमीन एक खाते से दूसरे का नाम चला गया था, जिसके चलते यहाँ एक कास्ट कार्य अधिनियम बनाने के लिए ये कमेटी है। और उसी का देन है क्या संथाल परगना कास्ट कार्य अधिनियम के तहत हम न जमीन बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न दान में देने का अधिकार है, न मॉर्गेज में लीज में भी देने का अधिकार नहीं। जब यहाँ का जमीन न लीज दिया जा सकता, न दान और न बेचने का, तो फिर जैसे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि अगर कहीं बालू का उत्खनन हो या कोयला का हो या पत्थर का हो, तो फिर किस आधार पर दूसरे को मिल जाता है। हम तो आजाद भारत के व्यक्ति हैं। 1947 में भारत आजाद हुई। आजाद होने के बाद जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, वीर शहीदों कानून है कि अपना गांव अपना शासन, ग्राम स्वशासन, लेकिन आज तक न ग्राम स्वशासन हुआ। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था, अपना गांव, अपना राज, ग्राम स्वराज, भारत तो आजाद हो गई 1947 में। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था भारत स्वाधीन हो चुका है, मान लेते हैं, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली है। और जब तक गांव को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है, तब तक भारत स्वतंत्र भारत नहीं है। आज हम लोग गांव का व्यक्ति तो निश्चित है, अपने आप को कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का व्यक्ति है, लेकिन स्वतंत्र भारत का हम व्यक्ति नहीं, हम यहाँ गुलाम गांव का व्यक्ति है। अभी भी गांव गुलाम है, गांव स्वतंत्र नहीं हुआ है। और जब तक गांव के व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक कोई स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है। जब तक गांव को ग्राम स्वराज नहीं मिलेगा, ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिलेगी, तब तक हम स्वतंत्र नहीं है। आज भारत का हम गुलाम, गांव का नागरिक। अगर हमें स्वतंत्रता मिलती तो हमारे ऊपर शासन करने वाले जिला में बैठा हुआ व्यक्ति रहता, थाना में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करता है, हमें शासन करता है, हमें दंडित करता है, हम प्रताड़ित करते। और यहाँ जो भी नियम बनाता है, इस नियम के आधार पर जैसा चाहता है वैसा ये लोग करता है। किसी और बात किसी का सुनने वाला नहीं रहा। हमें गांव को आजाद करना है, गांव को स्वतंत्र कराना है, इसकी लड़ाई है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है।
और इस आजादी की दूसरी लड़ाई में हर एक व्यक्ति को शरीक होने की आवश्यकता है। आजाद भारत में लगा, इन लोगों ने सोचा कि गांव को कंट्रोल करना है तो क्या करें, पंचायती राज अधिनियम लागू। जब संविधान बना 1950 में, सरकार बनी 1952 से, जनप्रतिनिधि चुन करके गए। सारे जनप्रतिनिधि तो चाहते हैं आज भी गांव के व्यक्ति हमारे अधीनस्थ रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि को सिर्फ वोट चाहिए, गांव की प्रगति के बारे में कोई नहीं सोचता। हर व्यक्ति आए संथाल परगना में बहुत से राजनेता और पहला लड़ाई लड़ता है जल जंगल और जमीन का, लेकिन आज न जल पर हम अधिकार है, न जमीन पर अधिकार पूर्ण रूप से मिल पाया है, और जंगल पर तो अधिकार है ही नहीं। कहने को है बहुत सा कानून बना देता है, वनाधिकार अधिनियम बनाए। आज अगर जल पर अधिकार रहता तो गांव के व्यक्ति आज पानी के लिए विवश नहीं होता, सिंचाई के लिए विवश नहीं होता। संथाल पर जो देखने को या उबड़ खाबड़, आज बरसात होती है, पानी अगर 2 दिन वर्षा होना बंद हो जाए तो पानी देखिए खत्म हो गया खेत। और जब गर्मी का सीजन आता है तो पानी नहीं मिलता है, पीने तक के लिए पानी का कष्ट होता है। हमें कौन सा अधिकार है? गंगा नदी बह रही है हमारे संथाल परगना के मुहाने से होकर के जाती है, लेकिन गंगा नदी पर अधिकार है क्या? उसका पानी आज तक कभी राज यहां से लगातार हमारे संथाल परगना से 18 विधायक जीत करके जाते और 3 MP। 18 विधायक में हेलो 7 हेलो 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 7 विधायक यहाँ आदिवासी में भी संथाल, और ये जनसंख्या है संथाल परगना में सबसे अधिक संथालों का। 7 विधायक संथाल जाति से जीत करके जाते हैं और 2 MP। अब लगातार देखिए 1952 से सरकार बनती हुई आ रही है, लेकिन आज तक कभी भी इनके सुधार के बारे में न न्याय की बड़े जज मांझी प्राणी या ग्राम प्रधानों के बारे में एक शब्द बोला हो, न यहाँ के व्यवस्था के बारे में, न यहाँ के संस्कृति के बारे में। तो ये सिर्फ राजनीति करता है, इन लोग का यहाँ के व्यक्ति से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई लगाव नहीं है, सिर्फ ये लोग वोट लेने तक का मतलब है। इसलिए आज हमें के लिए सजग होने की आवश्यकता है। तो आज तक ये लोग ने कभी आवाज उठाया ना कुछ करने वाला। अगर ये लोग चाहता तो गंगा नदी का पानी ला करके प्रत्येक खेत में अगर डाल दिया जाता तो आज संथाल परगना पूरे भारत संपन्न परगना रहता, और हर एक व्यक्ति यहाँ लाख करोड़पति तक बन गया होता। क्योंकि यहाँ के सारे व्यक्ति मेहनती होते हैं, खेत में काम करने वाले होते हैं, और यहाँ से जा करके बाहर में आसाम जाता है, बंगाल जाता है।
गुजरात जाता, दिल्ली जाता, बंबई में जाकर के काम करने वाले व्यक्ति, अगर इन सारी सुविधा होता तो आज हमारा नवयुवक कोई भी आसाम नहीं जाता, कोई बंगाल नहीं जाता, दिल्ली नहीं जाता, गुजरात नहीं जाता, बंबई नहीं जाता, कर्नाटक नहीं जाता। आज घर में रह करके सब सबल होता रहा, सबका यहाँ एक एक व्यक्ति का लखपति बन करके रहता। लेकिन सरकार में जितने भी जनप्रतिनिधि वो कभी नहीं चाहता कि यहाँ के व्यक्ति को आर्थिक सुधार कर दे, संपन्न बना दे। जानता कि यहाँ के व्यक्ति अगर संपन्न हो जाएगा तो अपने अधिकार का मांग करेगा, गरीब रहेगा तो विवश रहेगा, वो कोई मांग नहीं कर पाएगा। सिर्फ उसको कुछ खर्चा दे दो, गाड़ी दे दो, खाना खिला दो, अपना भीड़ दिखाने के लिए यहाँ का व्यक्ति का सिर्फ उपयोग करेगा। और वही करता भी है, आएगा बहुत सा, हर राजनीतिक पार्टी वही करते हैं, जाएगा आपके बीच और गांव में गाड़ी भेज दिया, हर गाड़ी में खाना दे दिया कि इतने दे दिया, आप लोग को भोजन मिलेगा, नाश्ता का मिलेगा, चलो फ्री गाड़ी में बैठने के लिए भेज दिए, तैयार हो जाते, आ जाता है, यहाँ दिखा दिया, अरे चलो हमारा इतना व्यक्ति है, यही होता। लेकिन आज तक गांव को देने का कानून बहुत बनती है। अभी आप लोग को पहले अगर संविधान का देखिएगा तो यहाँ 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। तो भारत में दो तरह का शिक्षा नीति क्यों चल रही है? जब 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है तो फिर प्राइवेट विद्यालय क्यों खोला, क्यों निजी संस्थान खोला जा रहा है? गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? सरकारी विद्यालय में, जहाँ टीचर नहीं है। विद्यालय में अगर 6ठी क्लास तक का चल रहा है तो 2 टीचर या 1 शिक्षक पदस्थापित है। अब 1 से लेकर के 6 तक का क्लास 2 टीचर कैसे संभालेगा या 1 टीचर कैसे संभालेगा? सिर्फ जा करके समय बिताने के लिए हम गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में ले जाता है और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और संपन्न परिवार के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते, जो अच्छी शिक्षा लेकर के पदाधिकारी का बेटा पदाधिकारी बन जाता है। हमें संपन्न परिवार का बच्चा अधिकारी बनता है, सरकारी नौकरी में जाता है, और हम गरीब का बच्चा पढ़ लिख लिया किसी तरह, अब तो ऐसा कर दिया है किसी बच्चे को फेल नहीं करना, पास करते जाओ, सिर्फ डिग्री जाओ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं चाहिए। उसको संख्या में दिखा देगा कि ये MA पास है, BA पास है, मैट्रिक पास है। जिसके ऊपर लेवल लग जाए मैट्रिक पास का, वो खेत में भी काम करने लायक नहीं रहता। सोचता हम तो मैट्रिक पास है, खेत में क्या काम करेंगे। और इसको रसातल पर ले जाने की योजना बना दी गई। इसलिए भारत में अगर कानून लागू करना तो एक तरह का हर जगह लागू होना चाहिए। अमीर के लिए अलग नहीं, गरीब के लिए अलग नहीं, सबका एक होना चाहिए और सबका